हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी। यानी हम फिजिक्स में जो हम पढ़ रहे थे अपने भौतिक विज्ञान में, कार्य क्या होता है यानी वर्क, काम। पावर यानी अब पावर को आप कह सकते हो बल, और एनर्जी को मतलब ऊर्जा। ठीक है, तो आप इन सबको समझेंगे, पावर क्या होती है, वर्क क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, और हम किस चीज़ को फिजिक्स में वर्क कहते हैं, कार्य कहते हैं या काम कहते हैं। द मीनिंग ऑफ वर्ड वर्क इज क्वाइट डिफरेंट इन द कॉमन लैंग्वेज एंड फिजिक्स। तो बिल्कुल ये सही बात है। जो काम के शब्द का अर्थ है वे सामान्य भाषा में अलग है और भौतिक में काफी अलग। ठीक है, तो भौतिकी यानी अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान के अंदर, तो विज्ञान के अंदर जो कार्य है वो नहीं जो सामान्य भाषा में आप कार्य कहते हो कि मैं कार्य कर रहा हूँ या मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, नहीं। विज्ञान के अंदर कार्य अलग है। For example, coolie taking a load on his head from one end of the railway platform to the other side of to be doing work in common language, but physics he does not do the work. उदाहरण के लिए एक कुली जो रेलवे प्लेटफॉर्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बोझ ले जाता है, उसे सामान्य भाषा में काम कहा जाता है कि हाँ कुली काम कर रहा है। लेकिन भौतिकी में वह काम नहीं है। तो अब कैसे आप कहोगे कि फिजिक्स में किसी चीज़ को आप वर्क कह रहे हो और किसी लाइक बात करें तो दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये काम है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि काम क्या होता है, वर्क क्या होता है। इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड विच इज एबल टू मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस। अब भौतिक विज्ञान में कार्य क्या कहते हैं, पहले आप ये देखो। मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है और इस पे मैंने बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया, फोर्स लगाया। तो ये यहाँ तक आ गई। ये जो बॉडी है यहाँ से लेके एक कोई डिस्टेंस, कोई दूरी तय करके यहाँ तक आ गई। और मान लो इसने 1 मीटर की दूरी तय करी। ये जो सेम बॉडी है वो यहाँ तक आ गई। ठीक है, जो ये बल लग रहा था उससे इसने एक दूरी जो है तय करी। तो भौतिकी में जो कार्य कहा जाता है कि किया गया, जो कार्य किया गया, यदि किसी शरीर पर, किसी बॉडी पर कार्य करने वाली बल से इसे कुछ दूरी तक ले जाया सके, यानी वर्क क्या होगा? आप उसमें फोर्स लगा रहे हो, फोर्स के साथ साथ वह बॉडी मूव कर रही है, यानी कुछ दूरी, एफ डी कॉस थीटा। अभी जो थीटा है ये भी समझेंगे। इफ वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी मेक्स द बॉडी टू मूव। अर्थात काम कहा जाता है केवल तब किया जाता है जब किसी शरीर पर लागू बल शरीर को हिलाने के लिए बनता है, यानी उससे बॉडी मूव हो रही है। देखो क्या होता है, फिजिक्स में दो वेक्टर होते हैं। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो जब ए क्रॉस बी, तो इनका जो क्रॉस होता है ना, इनका जो क्रॉस होता है वो परपेंडिकुलर काम करता है, वो जो है लंबवत काम करता है। तो ये लिखा जाता है ए बी साइन थीटा। जब दो वेक्टर या फिर आप बात करें दो जो यूनिट है या फिर जो क्वांटिटी है, उनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लो, ए डॉट बी, तो इनके बीच में लगता है ए बी कॉस थीटा। अब समझिए, फोर्स और डिस्टेंस मान लो एस लिख देते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट है किसमें? कार्य में, वर्क में। तो ये हो जाता है आपका एफ एस कॉस थीटा। ठीक, अब जरा समझो। मान लो आपने फोर्स यहाँ लगाया, ठीक है, ये आपकी सरफेस है, ये क्या हो गई? ये एक सरफेस हो गई। और ये बॉडी का मूवमेंट इधर हो रहा है। क्या अगर आप फोर्स लगाओगे तो इधर की तरफ मूव करेगा? नहीं करेगा। कैसे? फोर्स एस कॉस। अब यहाँ पर देखो कॉस में कितना डिग्री बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 90। तो थीटा की जगह अगर आप 90 रख दो तो यानी इसका मतलब हो जाएगा 0। तो आपको फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है। यानी अगर आपने फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुई, तो एफ एस कॉस, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो 0। तो कॉस 0 क्या होता है? 1। तो अब ये क्या है? मैक्सिमम यहाँ पर आपको वर्क मिलेगा। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ये नोट डाउन कर लेंगे। चलो नेक्स्ट।
तो आपको बता दिया वर्क किसे कहा जाएगा, जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगेगा और वह बॉडी कुछ दूरी तक मूव करेगी, उसे आप क्या कहते हैं, वर्क डन। चलिए, द अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर क्रॉस जो है आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए दिखाते हैं, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट इज किए गए कार्य की मात्रा बल और बल के आवेदन की बिंदु एक स्थानांतरण के उत्पाद के बराबर होती है। यानी अगर आप किसी बॉडी पे आपने एक बल लगाया और इस बल की मदद से वह बॉडी किसी दूरी तक तय करी, तो कितना बल लगा, कितना दूरी तय करा, उन दोनों का गुणनफल क्या होगा, आपका कार्य या वर्क बताएगा। तो यहाँ पर W क्या किया गया कार्य, फोर्स F क्या है यहाँ पर बल फोर्स, और D क्या विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। चलिए, वेयर F एंड D आर मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर F और D क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बताया गया है कि ये जो F है यह फोर्स वेक्टर है। देखो वेक्टर का मतलब आपको पता होगा, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें विस्थापन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है और दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक, चलिए, विस्थापन वेक्टर डी एफ क्या है आपका यहाँ पर फोर्स वेक्टर, और डी क्या है यहाँ पर विस्थापन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, द डिस्प्लेसमेंट बीइंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो विस्थापन बल की दिशा में होता है, याद रखिएगा। चलो, इन केस फोर्स एक्ट अलोंग इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज इन शोन इन फिगर, तो यहाँ पर फिगर ये देखो, तो कहा गया है कि मान लो फोर्स इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रही है, तो क्या लिया जाएगा, वर्क लिया जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो इसमें ज़रा ध्यान से देखो, डी देन वर्क इज डन फाउंड बाय रिजॉल्विंग एफ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये बॉडी है, एक बॉडी पे मान लो फोर्स लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट लिए जाएंगे, ठीक है, ये मान लो ये एफ है, तो ये हो गया थीटा, इधर की तरफ डी जा रहा है और इधर की तरफ जा रहा है एफ। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये लंबवत है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका ये वाला कंपोनेंट रखेंगे आप, तो जो थीटा के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। यदि बल एफ दिशा के साथ कार्य करता है जो विस्थापन डी की दिशा में थीटा कोण बनाता है, यानी यह दिशा में जो है बल है और विस्थापन की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है, जिसकी आकृति में दिखाया गया है, तो कार्यरत मात्र बल को दो समीकोणीय विघटों में विभाजित कर पाई जाती है। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये एफ एक्स के साथ क्या हो जाएगा, जैसे मान लो फोर्स आपका इधर वाली डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये थीटा है, तो मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जो एफ एक्स है ना, ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और ये जो एफ वाई है ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसी दिशा का जो है कंपोनेंट चाहिए, तो इस दिशा का कंपोनेंट और वेक्टर चाहिए, तो इसलिए हम क्या लेंगे, एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इन्होंने बता दिया। एज द बॉडी डज नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट, तो बिल्कुल जैसा कि शरीर घटक एफ वाई दिशा में नहीं हिलती है या नहीं चलती है, तो इसीलिए घटक एफ वाई का कोई काम नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरे हाथ पे देखें तो एफ एक्स को आप लेंगे, तो वर्क जो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है, इसको आपको समझते हुए चलना है। चलिए, अब वहीं अब हम केस बनाते हैं, मान लो, ठीक है, चलिए, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ किया गया कार्य, इसको आप समझते चले, डब्ल्यू एफ डी कॉस थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू
जीरो करता हूँ और 90 करता हूँ, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1। कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कि एफ जीरो होगा कब, या तो एफ जीरो हो, या तो डी जीरो हो, या तो थीटा आपका 90 डिग्री हो। इनमें से कोई भी जीरो हुआ तो आप कह सकते हो डब्लू जीरो है। ठीक। दूसरा मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पर आई, यहाँ पर एफ इक्वल्स टू एफ डी कब होगा, जब कॉस जो है, जो मान लो सिर्फ यहाँ पर लिख दो, थीटा जब 10 डिग्री होगा, थीटा जब 0 डिग्री होगा तो एफ कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक। तो जो वर्क डन इज नॉट इज अ डॉट प्रोडक्ट, तो वर्क डन किया गया है, कार्य वेक्टर एक डॉट उत्पादक है, यह स्केलर मात्रा है, तो ये क्या है, ये स्केलर है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, देखो डॉट प्रोडक्ट याद रखना स्केलर होते हैं। स्केलर का मतलब है कि इनमें जो है क्वांटिटी मिलती है, ना कि दिशा। वहीं क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं वो वेक्टर होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उसमें दिशा और वो क्वांटिटी दोनों चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए, मान लो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, तो जीरो हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा। ठीक। जैसे मान लो ये पेन है, पेन को मैं इधर फोर्स लग रहा हूँ तो कोई कार्य नहीं है। अगर पेन के मैं इधर इस साइड में फोर्स लगाता तो पेन चलता, इधर चाहे मैं कितना भी फोर्स लगा लूँ पेन में मूवमेंट नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर अगर आएगा, लंबवत आएगा, तो एक दूसरे को जो है कैंसिल कर देंगे। तो यदि कोई शरीर उस दिशा में चलता है जो बल के कार्य करने की प्रतिकूल है, तो बल कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है। चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है, वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, जूल। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ ली जाती है कि कार्य की एस इकाई, एसआई इकाई क्या है, जूल। अब देखो 1 जूल वर्क क्या होता है। अब आपसे पूछा जाए 1 जूल कार्य क्या है, 1 जूल वर्क क्या होता है। ठीक है, तो W इक्वल्स टू 1J, तो क्या होगा, व्हेन, जब उस पे फोर्स, फोर्स क्या होगा, 1 न्यूटन होगा, और डिस्टेंस क्या होगा, 1 मीटर होगा। तो जब 1 जूल कार्य कहा जाता है जब 1 न्यूटन का बल का प्रभाव किसी वस्तु को 1 मीटर अपनी दिशा में स्थानांतरित करता है, राइट। तो उसको क्या कहते हैं आप, 1 जूल होगा। चलिए, तो ये लिख लिया आपने। चलो आगे बढ़े। चलो, एम के एस जो है, एम के एस सिस्टम में एम के एस यूनिट में क्या होता है, किलोग्राम। ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, अब इसकी मैं बता देता हूँ डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। डायमेंशन फार्मूला भी याद रखो। तो एफ डी निकालो, पहले आप खुद से निकालो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, और फिर उसके बाद बनाइए। करिए, क्या निकला, जल्दी निकालिए। चलो, कैसे करना है ये, देखो ज़रा। अगर आपको डायमेंशन नहीं याद है तो फोर्स क्या होता है बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम एम लिखते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको हम टी लिख देते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको हम लिख देते हैं एल, एल टी। तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस 1। ऊपर नीचे गए
तो अब ए क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू। तो एफ क्या निकला आपका, एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर एक और क्या मिल गया आपको, यहाँ पर डी का मतलब एक और एल हो गया, तो ये तो फोर्स आपका है एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो ये हो जाएगा आपका एम एल टू टी माइनस टू। ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, तो लेंथ किस में होती है आपकी, मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा किलोग्राम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एम के एस यूनिट हो गया, याद रखना। ठीक है, मीटर किलोग्राम और सेकंड का यूनिट। सीजीएस में वही हो जाएगा, सीजीएस में वर्ग को क्या बोलते हैं, वर्ग को अर्ग बोलते हैं, ईआरजी। सीजीएस में कार्य की इकाई ईआरजी होती है। 1 ERG is said to be done when force of one डायन displace a body 1 सेंटीमीटर। तो जब एक डायन का फोर्स लगे और बॉडी को 1 सेंटीमीटर तक उसी दिशा में चलाए, तो उस कार्य को एक अर्ग का कार्य कहते हैं, या एक कहा जाता है कि एक अर्ग का कार्य हुआ। तो 1 जूल कितना होता है, एक अर्ग यानी 1×10⁷ अर्ग, ये वैल्यू क्या है आपकी, 1 जूल की वैल्यू है, याद रखेंगे। नेचर ऑफ वर्क इन वेरियस सिचुएशन, वर्क डन इज, अब देखा गया विभिन्न परिस्थितियों में कार्य की प्रकृति या कार्य दिए जाते हैं, तो उनको एक और बार देखो। पहला, देयरफॉर वर्क डन विल पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो कब कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब कब नेगेटिव होगा, कब कब जीरो होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो कब जो है नकारात्मक या ऋणात्मक कह सकते हो, सकारात्मक और शून्य होगा, इस पर निर्भर करता है कि इनके कोण का एंगल कितना है। ठीक है, मान लो थीटा अगर 90 डिग्री है, तो मैंने आपको बताया वर्क डन कितना होगा, जीरो। ठीक है, दोनों के बीच में जो है थीटा अगर 90 डिग्री है। अब मानो, अब मुझे ये बताओ, अगर आपको ये टेबल याद हो तो ऑल साइन tan cos, अब देखो अगर थीटा जीरो से, देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है, 90 डिग्री को गिनना, पूरा नहीं काउंट करना है, 90 डिग्री से जस्ट 1 डिग्री कम, और 0 से 90 डिग्री तक का है, तो काम क्या होगा, या फिर हम बात करें एक्यूट है, तो काम होगा आपका पॉजिटिव। अगर आपका 90 डिग्री से 180 या ऑल साइन tan cos, तो यानी 180 तक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चलो, वर्क डन इज स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग थ्रू अ डिस्टेंस, तो मान लो एक स्प्रिंग है, अगर आपने इस स्प्रिंग को खींचकर यहाँ तक ले आए। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर ये दूरी हुई, तो अब इसके द्वारा कार्य कितना होगा, तो W इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और x क्या है, दूरी, x इज डिस्टेंस, k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, याद रखना k होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए, अब आ जाता है हमारा पावर, शक्ति क्या होता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कार्य करने की दर, यानी किसी कार्य को कितनी जल्दी करा जाता है। ये जैसे मान लो अगर कोई कार्य आप कहें तो कोई 5 दिन में कर रहा है, उसी कार्य को कोई 1 दिन में कर दे रहा है, तो जो उस कार्य को 1 दिन में कर दे रहा है, उस कार्य को हम बोलते हैं कि उसमें ज़्यादा शक्ति है कार्य को करने के लिए। ठीक, तो उससे हमारी क्या निकल के आती है, कार्य को करने की शक्ति, अर्थात P इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर क्या होती है, वर्क कितने प्रति समय पे दिया हुआ है, P इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो P क्या होता है,
फोर्स, अब वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो याद रखना, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। कार्य को कितनी, कार्य की दर, तो दर जब भी आप निकालेंगे तो किसके साथ निकालेंगे, समय के साथ। तो कार्य को कितने समय में किया जा रहा है, कार्य क्या होता है आपका, फोर्स गुणा, यानी फोर्स इन, फोर्स किसके साथ गुणनफल होता है, दूरी के साथ, दूरी बटे समय क्या होता है, चाल, तो फोर्स गुणा चाल। तो पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, याद रखेंगे ये। दस पावर डिपेंड ऑन टाइम फॉर विच द वर्क इज डन। तो कार्य जो है, इस प्रकार शक्ति कार्य पे समय पर निर्भर करती है, जबकि कार्य की मात्रा, जो कार्य की मात्रा जो है समय पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि कार्य की मात्रा किस पे निर्भर करती है, बल पे और दूरी पे, कितनी दूरी तक उसको ले जाया गया है। ठीक, अब देखो उदाहरण के लिए, इफ अ कॉइल ए टेक्स 1 minute टू लिफ्ट अ लोड टू द रूफ ऑफ अ बस while another coil B 2 minutes to the lift of the same load to the roof of the bus and the work done both of the pulley is same but power। अब देखो कहने का मतलब ये है कि एक कुली जो है, ए कुली है और बी कुली है, तो मान लो 10 किलो सामान को, या फिर हम बात करें थोड़ा और ज़्यादा समझ लेते हैं, 20 किलो सामान को एक कुली किसी बस की छत पे रखने के लिए 1 मिनट लेता है, वहीं यह उस सामान को बस की छत पे रखने के लिए 2 मिनट लेता है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों ने बल, देखो दोनों ने काम तो समान करा, मास फोर्स बराबर लगा होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने यह काम जल्दी से किया, है ना, इसकी पावर ज़्यादा है, इसने पावर लगाई, तो इस व्यक्ति ने यह काम, व्यक्ति ए ने जल्दी करा, हालांकि दोनों ने एक समान काम करा। तो दोनों कुलियों द्वारा किया गया कार्य समान होता है, लेकिन कुली ए द्वारा उपयोग की गई शक्ति कुली बी द्वारा की गई शक्ति के दुगनी है। तो बिल्कुल जब वह 1 मिनट में उस कार्य को कर रहे हैं तो उसकी शक्ति क्या है, दुगनी है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, और आप याद रखना कि जो एक पावर होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, शक्ति एक स्केलर मात्रक है। ठीक, चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो ऐसा यूनिट पावर की क्या होती है, तो ऐसा यूनिट पावर की होती है वॉट, शक्ति की ऐसा यूनिट होती है वॉट। अब मैं बात करूं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, चलो पहले एक जूल ऑफ वर्क को समझें, एक वॉट के कार्य को, एक वॉट शक्ति को समझते हैं। तो जब एक जूल काम 1 सेकंड में कर दिया जाए तो उसको 1 वॉट की पावर कहा जाता है। याद रखना, जब एक जूल कार्य 1 सेकंड में कर दिया जाता है तो उसे 1 वॉट पावर कहा जाता है। डायमेंशनल क्या होता है पावर का, तो ध्यान से देखो जरा, फोर्स इनटू क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो फोर्स आपको पता है, अभी हमने निकाला mL/t-2, और वेलोसिटी होती है दूरी बटे समय, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, तो हो जाएगा L/t-1, तो ये हो जाएगा आपका mL/2t-3। तो याद रखना पावर का फॉर्मूला क्या होता है, mL/2t-3, ये आपकी पावर होती है। चलो, MKS यूनिट क्या होती है, इन MKS यूनिट द पावर, अब देखो वो मैंने निकाल दिया mL/2t-3, तो इसका मतलब हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटी क्यूब पर सेकंड क्यूब। ठीक है, CGS में क्या हो जाएगा, अर्ग होती है, वर्क को हम अर्ग पर सेंटीमीटर, अर्ग पर सेकंड, अर्ग पर सेकंड, ये जो हो जाएगा आपका CGS यूनिट। चलो, रिलेशनशिप बिटवीन CGS एंड ऐसा यूनिट याद रखना, 1 वॉट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, और 10 की पावर 7 अर्ग, क्योंकि 1 जूल कितना होता है, 10⁻7 डायन होता है ना, 1 न्यूटन होता है 10⁻7 डायन, तो 1 जूल हो जाएगा 10 की पावर 7 अर्ग। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अनदर, और ध्यान देने वाली क्या बात है, नोट, अनदर power is largely used in mechanical engineering is horsepower which is given by जेम्स वाट। तो जेम्स वाट जो थे
क्या थे, जेम्स वॉट थे जिन्होंने पहला इंजन बनाया था। ठीक है, तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अधिकतर प्रयोग होने वाली, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े इंजन बनते हैं, चाहे वो बस के हो या ट्रेन का इंजन होता है या शिप के इंजन होते हैं, वो हॉर्स पावर के इंजन होते हैं। तो हॉर्स पावर जो है यूनिट जो है जेम्स वॉट ने दिया। तो एक हॉर्स पावर कितना होता है, 146 वॉट। 146 वॉट को एक हॉर्स पावर बोलते हैं। तो 12,000 हॉर्स पावर कितना हुआ, तो 12,000 हॉर्स पावर को गुणा कर दो आप 146 से, तो आपको टोटल वॉट पता चल जाएंगे कितने वॉट हुए। ठीक, तो ये जो कन्वर्जन होता है ना, इनको याद रखना है क्योंकि आपकी परीक्षा में ये जो है सीधे पूछ लिए जाते हैं। चलो अब आपको समझते हैं 1 किलोवाट क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है। 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ वर्क। अब 1 किलोवाट आवर क्या होता है पहले आप समझो। 1 किलोवाट कार्य की इकाई है, ना कि शक्ति। तो 1 किलोवाट जो है कार्य करने की इकाई है, ये वर्क की इकाई है, समझ जाना, ये पावर नहीं है, ये वर्क है। 1 किलोवाट आवर क्या है, ये कार्य करने की यूनिट है, ना कि पावर की। यानी 1 घंटे में कितना जो है कार्य हुआ। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है उसमें होते हैं तो 1000 वाट आवर। तो इसको आप इंटू कर दो 30 सेकेंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60, 3600। तो ये जो हो जाएगा 3.6 10⁻⁶ वाट सेकंड, और इसको जूल में करोगे तो 3.6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 गुणा 10⁻⁶ जूल। ठीक, चलो डब्लू किलोवाट मेगावाट हॉर्स पावर, यही है केवल जो है पावर की यूनिट। तो डब्लू हो गया, किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, हॉर्स पावर, ये शक्ति इकाई की है। जबकि वाट सेकंड, वाट आवर, किलोवाट आवर, ये जो है यह कार्य की इकाई है। ठीक, याद रखते हुए चलेंगे इसको। चलिए अब आ जाता है आपका एनर्जी का कॉन्सेप्ट। एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज आइडेंटिफाई एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो किसी कार्य को करने के लिए जो आपको क्षमता चाहिए होती है उसको आप ऊर्जा बोलते हैं। शरीर की ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में प्रभावित किया जाता है कि कोई व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है कितने समय में, तो वह उसकी क्षमता को बताता है। और यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो फॉर्मूला होता है ml2t-2, बिल्कुल कार्य के बराबर, सेम। एनर्जी और वर्क का जो होता है वो सेम फॉर्मूला होता है। तो इसका आयामी सूत्र जो है ml2t-2 है, अर्थात कार्य के समान, और इसे कार्य की ही इकाइयों में मापा जाता है। तो इसकी एनर्जी को भी कार्य की इकाई में मापा जाएगा, जैसे कि जूल, जूल में माप दिया और उसको अर्ग में माप दिया, तो इसको जो है कार्य की इकाइयों में ही मापा जाएगा। फर्दर एनर्जी एंड पावर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो बिल्कुल ऊर्जा और शक्ति एक दूसरे से अलग है। जहाँ शरीर की ऊर्जा वह कुल मात्रा होती है जो कार्य को एक शरीर कर सकता है। यानी अब देखो, ऊर्जा वो होती है कि 1 घंटे में आप कितना कार्य कर सकते हैं। ठीक, और यही होता है कि किसी कार्य को कितने कम समय में किया जा सकता है, वो आपकी शक्ति बताती है। तो यह कार्य किसी समय में किया जाता है, इस पर निर्भर नहीं करती। तो किस समय में कितना कार्य किया जाता है उस पर निर्भर नहीं करती है पावर। एनर्जी होती है कि आप कितना कार्य करते हैं उस समय में, वही शरीर की शक्ति कार्य के किए जाने के समान पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल सही बात है। वेयर एज एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ बॉडी कैन डू एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम in which work is performed. The body of the power of the body depend on the time in which work is done. Energy can exist in various forms such as mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy, electrical energy, magnetic energy, nuclear energy. तो ऊर्जा विभिन्न रूपों से में मौजूद हो सकती है, जैसे कि मैकेनिकल ऊर्जा हो गया, ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा हो गया जो है आपकी हीट एनर्जी हो गई, ऊष्मा ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी हो गई, ध्वनि ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, चुंबकीय
परमाणु ऊर्जा हो गया। तो एनर्जी कितने भी टाइप की हो सकते हैं, दे आर डिस्क्राइब बिलो। तो अब हम अगली क्लास में एक एक टाइप की जो है एनर्जी को समझेंगे कि लाइट एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी थोड़े से और डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास में जो भी चीज़ें आपको बताई गई उनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसको लेकर और इसके जो कॉन्सेप्ट है उनको और अच्छे से समझेंगे। तो जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो भी आपको बताया जा रहा है, उनको अच्छे से समझते हुए चलना है। और जो भी डाउट होता है उसको आप पूछिए और हर तरीके से अपने डाउट को रिजॉल्व करिए। ठीक, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर हम आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।